नमस्कार। कैसे हैं आप? तो एक बार फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक लेक्चर, एक प्यारा सा टॉपिक। इकोलॉजी के अंदर आपने पारितंत्र पढ़ा है। पारितंत्र के अंदर आज हम एक प्यारा सा टॉपिक देख रहे हैं, अपघटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है अपघटन। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, अपघटन। अपघटन तो इकोलॉजी का एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है अपघटन हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपघटन को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द बच्चों की समस्याएं रहती है कि अपघटन के स्टेप्स के क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले अपघटन के अंदर क्या होता है, उसके बाद कौन सी स्टेप होती है। तो इन स्टेप्स के अंदर बच्चे मात खा जाते हैं। तो अपन इस टॉपिक को बहुत आराम से, बहुत क्लियर तरीके से इसे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपघटन की प्रक्रिया। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपघटन। सुनिए, मान लीजिए ये है पादप। क्या है? पादप व जंतु। पादप व जंतु। पादप और जंतु की हो गई डेथ। क्या हो गई? डेथ। पादप और जंतु मर गए। क्या हो गए? मर गए। तो यहां हम लिख देते हैं पादप, पादप व जंतु क्या हो गए? मृत। क्या हो गए? मृत। तो यहां पर पादप और जंतु की हो गई मृत्यु। मरने के बाद ऊपर या नीचे? मरने के बाद ऊपर या नीचे? मरने के बाद ये आएंगे मिट्टी के अंदर। कहां आएंगे? मिट्टी के अंदर। जब ये मर गए तो इनको एक टर्म के नाम से जाना जाता है, अपरद। क्या बोलेंगे इनको? अपरद। तो मरने के बाद पादप और जंतु को एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं अपन क्या? अपरद। अब देखिए, मिट्टी के अंदर, किसके अंदर? मिट्टी के अंदर इस अपरद का अपघटन होगा। क्या होगा? ये देखिए, कुछ अपरदहारी, कुछ अपरदहारी इन बड़े बड़े खंडों को, इन बड़े बड़े खंडों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का काम करेंगे। सुनना, पादप और जंतु की मृत्यु होने के पश्चात इन्हें अपरद के नाम से जाना जाता है। अभी फिलहाल ये मिट्टी में है, बड़े बड़े खंडों के रूप में मिट्टी में मौजूद हैं। तो इन बड़े खंडों को, इन बड़े खंडों को तोड़ा जाएगा छोटे खंडों में। इन बड़े खंडों को तोड़ा जाएगा किसमें? छोटे खंडों में। ये काम करता है कौन? अपरदहारी, जिसे बोलेंगे कैचुआ। कौन? कैचुआ। तो यहां अपन ने लिख दिया कैचुआ। कैचुए को अपन बोलेंगे अपरद, अपरदहारी। क्या बोलेंगे? अपरदहारी। तो इस कैचुए ने इन मरे हुए पादप और जंतु जो आज बड़े बड़े खंडों के रूप में मौजूद है, इन्हें कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे खंडों के रूप में, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस या विखंडित अपरद। किस नाम से जानते हैं? विखंडित अपरद। तो अपने पास है यहां पर विखंडित अपरद। क्या है? विखंडित अपरद। किस नाम से जानेंगे? विखंडित अपरद। तो पादप और जंतु अब टूट चुके हैं छोटे छोटे खंडों में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं, किस नाम से जानेंगे? जिसे हम जानते हैं विखंडित, विखंडित अपरद। किस नाम से जानेंगे? विखंडित अपरद। इस विखंडित अपरद के अंदर देखिए क्या क्या होता है। एक तो इस विखंडित अपरद के अंदर आपको मिलेगा जटिल, जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ। साथ में आपको मिलेगा अकार्बनिक, अकार्बनिक लवण। क्या मिलेगा? अकार्बनिक लवण। तो यहां पर बना देते हैं अकार्बनिक लवण। तो हमने बना दिए अकार्बनिक
लवण। ठीक है, अपघटन की पहली प्रक्रिया, सबसे पहले कुछ पादप और कुछ जंतु थे, आज वो मृत हैं। मृत होने के बाद उन्हें अपृत के नाम से जाना जा रहा है, बड़े बड़े खंडों में है। इन बड़े खंडों को छोटे खंडों में तोड़ने का काम करेंगे अप्रधारी, जिन्हें बोलते हैं केंचुआ। और इस पहली स्टेप को किस नाम से जाना जाता है? इस स्टेप को अपन बोलते हैं क्या? अपघटन। किस नाम से जानते हैं? सॉरी, अपघटन ही विखंडन किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं विखंडन के नाम से। किस नाम से? विखंडन के नाम से। तो इससे पहले स्टेप को अपन किस नाम से जानते हैं? विखंडन के नाम से। ठीक है, क्योंकि विखंडन हुआ है, बड़े खंड छोटे खंडों में टूटे हैं। दूसरी, जब ये विखंडित हो गए तो इस विखंडित पदार्थ या अपरत के अंदर आपको जटिल कार्बनिक पदार्थ मिलेगा, साथ में कुछ अकार्बनिक लवण भी मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। अगले स्टेप के अंदर, अगले स्टेप की अपन बात करें तो एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं शालन। क्या बोलते हैं? शालन। क्या बोलेंगे? शालन। देखिए शालन में क्या होगा। कुछ अकार्बनिक लवण जो विखंडित अपरद के अंदर आते हैं, कुछ अकार्बनिक लवण जो विखंडित अपरद के अंदर आते हैं, वो बारिश के साथ बहकर मृदा के निचले संस्तर तक चले जाएंगे। बरसात हो रही है। क्या हो रही है? बरसात हो रही है। तो बारिश के साथ टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग। तो देखो शालन के अंदर बारिश के साथ ये अकार्बनिक लवण मृदा के निचले संस्तर तक अनुपलब्ध लवण के रूप में चले जाते हैं। तो शालन की प्रक्रिया में जो विखंडित अपरद में अपने पास जटिल कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण था, उसमें से अकार्बनिक लवण अब शालन की प्रक्रिया के थ्रू बारिश के साथ बहकर मृदा की निचली परत के पास या स्तर के पास चले जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब अपने पास क्या बच रहा है? अपने पास बच रहा है साहब जटिल कार्बनिक पदार्थ। क्या बच रहा है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो अब अपने पास क्या बच रहा है? अपने पास बच रहा है जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिसे मैं बोल रहा हूं विखंडित अपरद। इस विखंडित अपरद में अपने पास क्या बच रहा है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो अपने पास बच रहा है विखंडित अपरद, जिसमें दो चीजें थी, अकार्बनिक लवण और जटिल कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक लवण बारिश के साथ वॉश आउट हो चुका है, मृदा की निचली परत तक जा चुका है। अब क्या बच रहा है? सिर्फ जटिल कार्बनिक पदार्थ। देखिए इस जटिल कार्बनिक पदार्थ का होगा अपचय। क्या होगा? अपचय। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अपने पास है, मान लीजिए अपने पास है जटिल कार्बनिक पदार्थ। इस जटिल कार्बनिक पदार्थ के दो फ्यूचर हैं। एक तो होगा इसका युमसीकरण। क्या होगा? युमसीकरण। एक होगा खनिजीकरण। क्या होगा? खनिजीकरण। और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन अपचय। क्या बोलते हैं? अपचय।
कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ में अपचय हुआ, उसका कैटाबोलिज्म हुआ, जिसकी वजह से एक तो बना ह्यूमसीकरण, एक प्रक्रिया हुई खनिजीकरण। जो ह्यूमसीकरण है उसके अंदर आ जाएगा सरल सरल कार्बनिक सरल कार्बनिक पदार्थ, और जो आपका खनिजीकरण है इसमें आ जाएगा सरल अकार्बनिक सरल अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो जो ह्यूमसीकरण होता है, जो सरल कार्बनिक पदार्थ होता है, उसके अंदर ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस। क्या होता है? ह्यूमस होता है। ह्यूमस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो ह्यूमस है वो स्वभाव में हल्का अम्लीय होता है। इसके अलावा प्रकृति में कोलाइडल स्वभाव रखता है। कैसा स्वभाव? कोलाइडल स्वभाव रखता है। क्या मतलब है कोलाइडल स्वभाव का? सुनना। मान लीजिए अपने पास ये है मिट्टी। क्या है ये? मिट्टी। ये है मिट्टी। मिट्टी के पास है कुछ धनायन। क्या है? कुछ, ये है धनायन, ये है धनायन, ये है धनायन। इस धनायन के अंदर से ये खनिज जब मिट्टी के अंदर आएंगे और मिट्टी से ऋणायन इनके अंदर जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोलाइडल। मतलब ये इसके पास और ये इसके पास, इसको बोलते हैं कोलाइडल प्रकृति। कैसी प्रकृति? कोलाइडल प्रकृति। ठीक है। जो आपका ह्यूमस है उसका अपगठन धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से अपगठन होता है। ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमस है आपको पोषक भंडार के रूप में मिल जाएगा। किसके रूप में? पोषक भंडार के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है। तो अपन ने पढ़ा अपगठन की प्रक्रिया। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कुछ पादप और जंतु है। पादप और जंतु की डेथ हो गई। जिनको क्या बोला साहब? जिनको बोला अपरद। क्या बोला? अपरद। उसके बाद इनका विखंडन हुआ। विखंडन करने आता है कौन? अपरदहारी, जिसे बोला कैंचुआ। जो बड़े खंडों को तोड़ दिया छोटे खंडों में। अब जो बना वो क्या है? विखंडित अपरद। विखंडित अपरद में क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक लवण है। दूसरी प्रक्रिया हुई शालन। शालन के अंतर्गत पानी के साथ बहकर चले गए ये अकार्बनिक लवण। कहां चले गए? मृदा के निचले संस्तर तक चले गए। उसके बाद जो बचा उसको बोला विखंडित अपरद। अब इस विखंडित अपरद को अपन ने आगे कन्वर्ट किया, और ये काम किया किसने? कुछ अपघटकों ने। कुछ अपघटकों ने, जिनको अपन ने बोला जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जटिल कार्बनिक पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया, ह्यूमसीकरण किया, खनिजीकरण किया, जिस प्रोसेस को अपन ने अपचय बोला। ह्यूमसीकरण के अंदर क्या हुआ? सरल कार्बनिक पदार्थ आए, इसके अंदर सरल अकार्बनिक पदार्थ आए। ह्यूमस क्या है? स्वभाव में हल्का अम्लीय है, प्रकृति में कोलाइडल है। ठीक है। कोलाइड का मतलब मिट्टी के साथ धनायन और ऋणायन को एक दूसरे के बांधने की क्षमता। धीरे धीरे इसका अपगठन होता है, पोषक भंडार के रूप में यह अवेलेबल होता है। ठीक है। लास्ट में क्या होता है? जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है उसमें ये सरल कार्बनिक पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है। ये थी अपगठन की प्रक्रिया। अब एक टॉपिक इसके अंदर थोड़ा सा और है कि अपगठन को प्रभावित करने वाले कारक। अपगठन को
प्रभावित करने वाले कारक। इस प्यार में है बाबा लफड़े पड़े, दाही दिलेरी मेरे पीछे पड़े, मुझे दिल दे दे दिल। देखिए, पहला है रासायनिक संगठन। क्या है? रासायनिक संगठन। देखिए, मान लीजिए टेनिन है। क्या है? टेनिन। मान लीजिए सेल्यूलोज है, मान लीजिए लिग्निन है, एक तरफ मान लीजिए प्रोटीन है, एक तरफ मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड हैं। तो जब टैनिन, सेल्यूलोज और लिग्निन की बात आएगी तो अपघटन की दर धीरे धीरे, अपघटन की दर धीरे धीरे। और जब प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड की बात आएगी तो अपघटन की दर फास्ट। कैसी होगी? फास्ट। ठीक है। दूसरा देखो, एक खींच लेते हैं एक लाइन। देखिए, रासायनिक संगठन को कंप्लीट करने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अपघटन को प्रभावित करता है, तापमान। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे बेस्ट क्या है? टेम्परेचर। ठीक है। इस पे सबसे बेस्ट अपघटन होता है। एग्जाम्पल, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। यहां जो अपघटन है वो तेजी से होता है। ठीक है, फास्ट। दूसरा एग्जाम्पल है आर्कटिक जोन। आर्कटिक जोन, जो बर्फ वाले इलाके होते हैं, वहां पर अपघटन बहुत धीमी 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 गति से होता है। ठीक है। फिर देखिए, थर्ड है आर्द्रता। थर्ड है आर्द्रता। आर्द्रता ज्यादा तो अपघटन भी ज्यादा। ठीक है। आर्द्रता ज्यादा तो अपघटन भी ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके, जो मुख्य अपन बात करें, ताप व आर्द्रता सबसे मुख्य कारक। ठीक है। तो अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक रासायनिक संगठन, उसके अंदर टैनिन, सेल्यूलोज, लिग्निन है तो अपघटन धीरे धीरे होगा। प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड है तो अपघटन तेज होगा। तापमान 20 से 25 डिग्री है तो अपघटन बेस्ट होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अपघटन अच्छा होता है, ज्यादा होता है। आर्कटिक जोन, बर्फ वाले इलाके में अपघटन की दर कम होती है। आर्द्रता ज्यादा तो अपघटन ज्यादा। और ताप और आर्द्रता सबसे मुख्य कारक हैं। तो ये था अपना अपघटन। तो एक बार तुरंत इसको रिवाइज करके खत्म करते हैं। अपघटन के अंदर सबसे पहले पादप और जंतु। पादप मरा, जंतु मारा। ऊपर या नीचे? नीचे, मिट्टी में। मिट्टी में आने के बाद बोला अप्रद। अप्रद में बड़े बड़े खंड, बड़े बड़े खंडों को तोड़ा छोटे छोटे खंडों में, जिसको बोला विखंडन। ये काम किया किसने? अप्रधारी ने। अप्रधारी कौन है? केंचुआ है। इसके बाद जब ये टूट गया छोटे छोटे खंडों में, इसको बोला विखंडित अप्रद। विखंडित अप्रद में कौन है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक लवण है, बारिश आती है, पानी बहता है। अकार्बनिक लवण इस बारिश के पानी के साथ बहकर मृदा के निचले स्तर तक चला जाता है, जिसको बोलते हैं शालन। अब कौन बचा है अकेला? जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ के पास अपघटक आते हैं, बैक्टीरिया आता है, फंजाई आती है, और क्या कर दिया जाता है? इसका अपचय कर दिया जाता है। फिर होता है ह्यूमसीकरण, जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ आते हैं। फिर होता है खनिजीकरण, जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ आते हैं। क्या है ह्यूमस?
मैं हूं स्वभाव में हल्का अम्लीय है, मैं हूं प्रकृति में कोलाइडल। क्या है कोलाइडल? कोलाइडल का मतलब जो मिट्टी को बांध कर रखते हैं धनायन और ऋणायन। धीरे धीरे इसका क्या होता है? अपघटन होता है और पोषक भंडार के रूप में अवेलेबल होता है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 नीट का। ठीक है, उसके बाद पढ़ा अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। बोला रासायनिक संगठन, टैनिन है, सेल्यूलोज है, लिग्निन है तो अपघटन धीरे धीरे होगा। प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड है तो अपघटन बहुत तेज होगा। तापमान 20 से 25 है तो अपघटन बहुत बेस्ट तरीके से होगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में तापमान बहुत तेज होगा। आर्कटिक जोन के अंदर अपघटन बहुत धीमी धीमी गति से, आर्द्रता ज्यादा तो अपघटन ज्यादा, और आर्द्रता और ताप सबसे मुख्य कारक है। लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट में जाकर एक दिल बनाएं और टीचर का मान सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद।